Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाटी। तो एक खबर आई है रियल एस्टेट से और वो ये है कि बिक्री बढ़ गई है। जी हां, आपने ठीक सुना, घरों की बिकने की तादाद बढ़ने लग गई है फिर से। और ये आ रही है खबर लाइसेंस फोरास की उस रिपोर्ट से जो वो हर क्वार्टर यानी हर तिमाही आपके लिए लेकर आते हैं। और ये है कि इस बार जो भारत के प्रमुख 8 शहर है वहां पर बिक्री का आंकड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तिमाही है वो है Q4, या जैसे आप कहें कि जनवरी से लेके मार्च तक का जो वक्त था, उस दौरान ये सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और इससे हम आगे के लिए क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इन सब पर बातचीत होगी। आज मेरे साथ मौजूद हैं लाइसेंस फोरास के MD पंकज कपूर साहब और साउथ एशिया डायरेक्टर कॉलियस इंटरनेशनल के अरविंद नंदन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पंकज जी, आपकी रिपोर्ट आई है। बहुत सारे लोग जो इस समय टीवी पे देख रहे होंगे वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आज तक जो रिपोर्ट थी वो सब बताती थी कि बिक्री गिर रही है, ये हो रहा है, तमाम अच्छी चीजें। लेकिन इस बार रिपोर्ट है कि बिक्री बढ़नी चालू हो गई है। तो किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है चौथी तिमाही में? देखिए, अगर आप ओवरऑल एस्पेक्ट से देखिए तो जो बिक्री आई है वो आई है अफोर्डेबल सेगमेंट में। और जिस तरीके के डिस्ट्रप्शंस जो आए रिसेंट टाइम में कि अफोर्डेबल हाउसिंग को जो बूस्ट हुआ, स्पेशली PMAY के सबवेंशंस आए थे और वो घर जो 40 लाख के नीचे वाले और 50 लाख के नीचे वाले हैं, सारी बढ़ोतरी वहीं से आई है। और चाहे वो MMR की बात कर लीजिए और NCR की बात कर लीजिए। और ये कारण ये है कि आज आपका इफ़ेक्टिव रेट जो है आफ्टर सबवेंशन और एग्जम्पशंस एंड ऑल दोस थिंग, वो आपका 2% से लेकर के 3.5-4% के बीच में आता है, क्योंकि अगर आप सबवेंशंस का इम्पैक्ट ले लें। और दूसरी बात यह है कि जो बिल्डर्स हैं वो भी अब जो नई सप्लाई लेके आ रहे हैं वो सप्लाई जो है अफोर्डेबल सेगमेंट में कर रहे हैं। तो कुछ एक नए लॉन्चेस हुए सारे शहर में है, चाहे वो अहमदाबाद की बात कर लीजिए, कलकत्ता की बात कर लीजिए, MMR की बात कर लीजिए और NCR की बात कर लीजिए। इन सारे शहरों के अंदर जो भी आज नए लॉन्चेस आ रहे हैं, अगर आप 70% नए लॉन्चेस जो आए हैं वो अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आए हैं और वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी मीट हो रही है। इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, सबवेंशंस का जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को मिल रहा है और वो ट्रांसलेट हो रहा है सेल्स के अंदर। और यही कारण है कि सेल्स बढ़ी है। और अगर आप देख लीजिए पिछले 3 साल से भाव भी नहीं बढ़े, तो अगर प्राइस नहीं बढ़ते हैं तो टाइम करेक्शन की वजह से तो करेक्शन हो ही रहा था। और जिस तरीके की अफोर्डेबिलिटी का जो गैप जो कम हुआ वो ट्रांसलेट हुआ सेल्स के अंदर। हमारे यहाँ डिमांड की कोई कमी नहीं है। आप जैसे डिमांड को इनेबल करते हैं, जो गैप है अफोर्डेबिलिटी और प्राइजेस का, जैसे जैसे वो कम होगा वैसे वैसे बिक्री बढ़ती हुई आपको दिखेगी। और मेरा तो जो सोच ये है कि अगर ये रैली चलती रही और इस तरीके का इंसेंटिव्स मेंटेन हुआ और बिल्डर अफोर्डेबल सेगमेंट में कंसंट्रेट करते रहे, तो आने वाला क्वार्टर भी शायद आपको सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड ही दिखाएगा। राइट। तो जनवरी से मार्च तक के अरविंद जी ये आंकड़े हैं और बजट भी जनवरी में आया था जिसमें इस तरह के सारे ऐलान हमने, तो क्या इतना तेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है? मतलब मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि बस अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद उसी क्वार्टर में 2 और महीने बचे होंगे जिसमें हमको ये पूरा एक तरह से पलटता हुआ सब दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले तो सेल्स हम कहते थे कि हो नहीं रहे, लेकिन अब जिस तरह की वृद्धि दिखाई दे रही है। वैसे देखने में इस तरह का लगता है, लेकिन पंकज ने एक बात ठीक की कि डिमांड हमेशा हमारे यहाँ है, लेकिन डिमांड को अगर आप ताले में बंद कर देंगे तो वो बाहर आएगी कैसे? पिछले 5-6 महीनों का जो घटनाक्रम है उसकी वजह से हुआ ये है कि धीमे धीमे आपने डिमांड को इनेबल कर दिया है। पहले तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट डिमोनेटाइजेशन का हो गया, जिसको लेकर आज भी लोग पहली सुलझा ही रहे हैं जी। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद जो सरप्लस फंड्स हुए बैंक में, कहीं 4 लाख करोड़, कहीं 7 लाख करोड़, अलग अलग आंकड़े आते हैं, उसके बेसिस पर जो सबवेंशंस आए, उसके बाद PMAY के तहत MIG1 MIG2 दोनों को इनेबल कर दिया गया। यानी कि 18 लाख तो आपने बिल्कुल सीधा सीधा इनेबल कर दिया। और उसके बाद आपने
अब SBI और सारे बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, इफेक्टिव इंटरेस्ट इन्होंने ठीक कहा, 3-4% के आसपास आपका आता है नेट उस लिमिट के अंदर। तो जब इतनी बड़ी इनेबलिंग होगी तो अपने आप सडनली आपको दिखने लगता है कि डिमांड आ गई, और ये शायद जनवरी तक बिल्कुल नहीं थी और उसके बाद से पैदा हो गई, लेकिन ये ऐसा है नहीं। फैक्चुअली देखा जाए तो डिमांड हमेशा से तैयार है। अगर आपने उसके पांव बांध रखे थे और आपने थोड़े से खोल दिए तो वो बाहर निकल के दौड़ना शुरू कर देती है। तो मैं नहीं समझता कि इसे इस छोटे रूप में देखना चाहिए कि सडनली आ गई, जिससे खतरा ये भी है कि शायद सडनली खत्म भी हो जाएगी, लेकिन ये वैसा है नहीं। ये बड़ा एक कंसिस्टेंट सा कैपेबिलिटी है हमारी इकोनॉमी में। अगर थोड़े एनेबलर्स आप लगाते जाएंगे तो ये हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो पंकज जी तो कह रहे हैं कि हो सकता है अगले क्वार्टर में भी ये दिखाई दे। पंकज जी, लेकिन ये जो आपका जनवरी से मार्च तक का एनालिसिस है, तो अलग अलग जो मार्केट हैं तो उसमें किस मार्केट में सबसे ज्यादा आपको लग रहा है, या वो कौन सा, या सेगमेंट पहले बात कर लूं, मार्केट बाद में बात करता हूं, किस सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा बूस्ट था? सबसे ज्यादा बूस्ट तो अफोर्डेबल सेगमेंट था, लेस देन 50 लाख का। अगर आप ब्रैकेट देख लीजिए तो 25 से 50 लाख का जो ब्रैकेट है सबसे ज्यादा बूस्ट हुई है। अगर 31% जो सेल्स हुई है वो भी इसी सेगमेंट में हुई है। और अगर आप 1 करोड़ के नीचे का ब्रैकेट ले लीजिए तो 71% सेल्स जो है ना इसी ब्रैकेट में हुई। सारे शहरों में अगर आप MMR जो आपके जो इनएफिशिएंट मार्केट थे बहुत लंबे समय से और सेल जहां कम थी वहां पे सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। और जो कुछ एक मार्केट लाइक बैंगलोर और चेन्नई जहां पे आप पिछले 3 साल और 4 साल से एक बड़ा ही अच्छी रैली देख रहे थे, वो मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट थे, वो अब लग रहा है अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा गए। और वो डिफरेंट टाइम लाइन के ऊपर अगर आप देखिए कि MMR, NCR, अहमदाबाद, ये सब की एक टाइमिंग थी पीक होने की और उसके बाद करेक्शन होने की, जबकि बेंगलोर और चेन्नई जो मार्केट थे वो बाद में उभरे, अभी पीक पे पहुंचे। तो इन दोनों मार्केट के अंदर जो है थोड़ा सा सेल्स कम हुई है, क्वार्टरली सेल्स हुई है, कम हुई है। और यही कारण है कि YOY बेसिस पे अभी भी आंकड़ा जो है नेगेटिव में दिखता है। पिछले रिपोर्ट में देखा कि YOY तो आप दिखा रहे हैं कि 5% डाउन है। या बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे एक रुझान दिख रहा है। और मैं ये बताऊं, ये रुझान जो है मुंबई और NCR में पिछले 2 क्वार्टर से भी दिख रहा था कि स्लोली सेल्स इंप्रूव हो रही थी क्योंकि भाव नहीं बढ़ रहे थे। और बिल्डर अब वो कॉन्फ्लिक्ट लेके नहीं बैठे हैं। आज कोई भी बिल्डर भाव नहीं बढ़ा रहा है। और अगर आउटस्कर्ट्स में चले जाइए तो स्कीम्स हैं, सबवेंशंस हैं। कितने बिल्डर्स हैं जो बोलते हैं 5% आप अभी दीजिए और बाकी आफ्टर पोजीशन देखिए। ये बहुत बड़े इनेबलर्स हैं इस मार्केट के अंदर और ये ट्रांसलेट हो रहे हैं सेल्स में। दूसरा है रेरा की पॉसिबिलिटीज। तो जो एक लॉस्ट ट्रस्ट थी कि कंज्यूमर जो है थोड़ा वेरी करता था कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और निवेश करें, वो भी वापस आ रहा है क्योंकि उसको एक ताकत दिख रही है कि कंज्यूमर जो है वो आज प्रोटेक्टेड है। तो उसका भी एक छोटा सा इम्पैक्ट लग रहा है। बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स में मैं ये देखता हूँ कि अगर प्राइस बराबर होता है और प्रोडक्टिव होता है, जहाँ पे कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी मीट होती है, तो सेल्स हर मार्केट में होती है। राइट। अरविंद जी, जैसा अब ट्रेंड दिख रहा है कि पंकज जी ने कहा कि वो दिखने लगा था, अगर उसके भी 2 क्वार्टर पहले जाए, लेकिन इतना छोटा था कि शायद नोटिस नहीं हुआ। लेकिन ये जनवरी मार्च में और फिर इतने एनेबलर्स आ गए तो वहां पे और बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसा पंकज जी ने भी कहा, क्या आगे यहाँ पर हम इसको शनै शनै धीरे धीरे और बढ़ता हुआ ही देखेंगे? जी हाँ, मैं समझता हूँ। देखिए, एक चीज़ और है, इन्होंने उसका जिक्र कर ही दिया, मैं चाहता था करूँ आगे। रेरा आने से एक बहुत आधारभूत चेंज आ गया है रियल एस्टेट सेक्टर में। हालांकि अभी भी लोग आशान्वित हैं कि उसमें और सुधार होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन रेरा आ जाने से एक सेक्टर की जो एक सैंक्टिटी है, जो क्लैरिटी है, वो डेवलप हो चुकी है। तो एक तरफ तो कंज्यूमर जो है वो इनेबल हो रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस की, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। दूसरी तरफ स्ट्रक्चरली जो रियल एस्टेट में एक क्लीन अप हो रहा है। ये दो मिलाकर डेफिनेटली, जहां पर हम हमेशा कहते हैं मोटे तौर पर कि सप्लाई से डिमांड यहाँ 300% का रेशियो बना के रखती है, तो इस मार्केट में अगले 8-9 साल तक भी अगर आप मकान बनाते रहेंगे उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जहां पर की डिमांड है, यानी कि 40 से 50 लाख की रेंज में, तो कोई कारण नहीं है कि मकान न बिकें। और मकान बेचना ही एक पर्पस नहीं होता है, लोगों को मकान यूज करने देना होना चाहिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का आप मार्केट देख लें तो 1.5 लाख यूनिट हैं, इन्वेस्टेड हैं, लेकिन कोई रहता नहीं है। तो मकानों में रहना भी जरूरी है।
तो डिमांड चूंकि इतनी है, कैपेबिलिटीज आ गई हैं, स्ट्रक्चरली अब आपने उसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया है, तो कोई कारण नहीं है कि ये बिल्कुल चलता ही रहेगा। धीमे धीमे चले या स्पीड से चले ये अलग बात है, लेकिन ये चलता रहेगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो बेसिक इम्बैलेंस है ये आज भी बहुत बड़ा है। एक पॉइंट और भी ऐड करूंगा इसके साथ कि अगर आप PMAY के अंदर जो प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो रहे हैं उसकी आप स्पीड देखिए, जो अगर पिछले महीने देखेंगे तो कुछ 5.5 लाख यूनिट थी और एक महीने में जाकर के वो कुछ 15 लाख यूनिट के करीब हो गई। 3 गुना की बढ़ोतरी, 3 गुना की बढ़ोतरी एक महीने में। ये अनप्रेसिडेंटेड सप्लाई है और हमारे देश में डिमांड से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो रिक्वायरमेंट सप्लाई की है कि जब सप्लाई होगी तभी बिकेगा। हालांकि दूसरा ये ज़रूर है कि बिल्डर्स जो है वो डरते हैं कि आज 11 लाख की इन्वेंट्री है, 11 लाख की इन्वेंट्री को देख करके वो बात करते हैं कि इन्वेंट्री कम होनी चाहिए और न्यू लॉन्चेस कम होने चाहिए, जबकि हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास आज के दिन 18 मिलियन की जो है वो घरों की ज़रूरत है, तो हमारी सप्लाई तो आज भी नाकाफ़ी है जिस तरीके की डिमांड है। और अगर हाउसिंग फॉर ऑल अगर पूरा करना है तो सप्लाई आते रहना चाहिए। और इस दृष्टिकोण को अगर हम ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे देखें तो मुझे ये लगता है कि अगर हाउसिंग फॉर ऑल अगर अचीव होना है और अगर वो 100% पे भी नहीं अचीव होता है और 25% भी उसका अचीव होता है तो नेक्स्ट ईयर तक आप जो आज तक का पिछले 2 साल के अंदर जो सेल्स हुई हैं एवरेज में, उसकी डबल सेल्स आपको नेक्स्ट ईयर में वैसे ही दिख जाएगी। और शायद यही दिखाई दे रहा है और यही इनेबलर्स हैं जो इस बढ़ोतरी को लेके आ रहे हैं। राइट। अरविंद जी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है और वो शायद लोगों के मन में भी होगा कि देखिए अब अगर आपके सेल्स बढ़ रहे हैं तो तय बात है कि बिल्डर्स के दिमाग में तो आ ही गया होगा कि आने वाले वक्त में दाम भी बढ़ेंगे, डिमांड आपकी बढ़ रही। कुछ दिनों पहले हमने रेणु सूद करनार HDFC की जो है उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने भी कहा था कि इस सेगमेंट में और इन तमाम योजनाओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि आपको बड़ा जंप देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इसका असर भाव पे भी देखने को मिले। तो यह आशंका कितनी बड़ी है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहली बात तो एक बात जो इन्होंने थोड़ी सी टच की थी, अभी अगर आप देखें 6-8 महीने पहले तक भी बिल्डर्स एक रेट कोट कर रहे थे, भले ट्रांजैक्शन हो या ना हो। पूना में भी, ईस्टर्न पूना के आसपास 7,500-8 हज़ार के आसपास कोट करने लगे थे, लेकिन आज वस्तु स्थिति यह है कि 6,500-6,25 हज़ार के आसपास अब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी कोई चमक देखकर अगर आपने रेट फिर कोट करना शुरू कर दिया जी, और आधारभूत स्थिति नहीं बदली तो आप वापस धरातल पे उतर आएंगे, ये तो तय है। तो आप हो सकता है GST की वजह से या किसी एक वजह से आपने ये अजम्पशन लगा लिया कि अब तो मुझे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अभी तक हालांकि हमें पता नहीं, बात करते ही आप बिल्डर से बात करो तो वो रेरा का नाम लेके कहते हैं, रेरा या GST के नाम पर थोड़ा सा वो भयाक्रांत तो है ही कि लगता है पता नहीं शायद दाम बढ़ाना पड़ जाए हमें। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन अगर मान लीजिए कि करते भी हैं और बाकी चीजें नहीं चेंज होती हैं तो फिर वो अपने आप एक नॉर्मल प्रोसीजर में वो जहां होना चाहिए वहां उतर जाएगी। दूसरी बात है, इससे पहले कि आप कहें, दूसरी बात यह है कि जो मैं हमेशा जिस पे जोर देता हूं, इसकी संभावना तब तक बनी रहेगी भले ही हम ये सब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करते रहें, लेकिन एक अर्बनाइजेशन पे लगातार जो काम हो रहा है उसको बढ़ाते ही रहना पड़ेगा। अगर आपने फिर फोकस कर लिया मुंबई, नवी मुंबई, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और वहीं पर सारी सप्लाई बनाने लगे, वहीं सारे मैकेनिज्म पैदा करने लगे, तो सूनर और लेटर ये इम्बैलेंस फिर आ जाएगा जी। तो एक तरफ तो इकोनॉमिक रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंशियल रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, दूसरा इन दोनों चीज़ों को एक साथ अगर इन पर काम किया तो मैं नहीं समझता कि रेट बिल्कुल वैसे अननेचुरल हो जाएंगे जैसा हमने देखा था अभी कुछ समय पहले जी। और वो सेल बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो अगर समझदारी शायद अब काफ़ी दिखाई पड़ने लगी है, ये चलता रहा तो रेट वैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, 200-500 रुपए, 1000 रुपए तक बढ़ता है, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। देखिए, वो खरीद बिक्री में ट्रेडिंग का मल्टीपल टाइम्स हो जाए वो खराब है। वैसे भी डिमांड सप्लाई अपने आप में थोड़ा बहुत प्राइसेस को ऊपर नीचे करती है, लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल फैक्टर्स 10 रुपए को 100 रुपया बना देंगे तो ये खतरनाक हो जाता है। पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि प्राइस बढ़ने वाला है और आज भी अगर हम देख लीजिए तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप इसमें एक उछाल और चाहते हैं और बिक्री और तेज होनी चाहिए तो मेरे ख्याल से कुछ स्कोप ऑफ करेक्शन आज भी मालूम है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारे इनेबलर्स दे दिए है। आज अगर बिल्डर्स में ये देख रहा था कि अगर 12 से 13% भी
भाव अगर कम करते हैं तो कंप्लीट पैरिटी होती है प्राइजेस एंड अफोर्डेबिलिटी में, अगर उस तरीके का देखते हैं तो। और जिस तरीके का सप्लाई आ रहा है मार्केट में, वो सप्लाई जरूर ये बताएगा को रखेगा, प्राइस को अंडर कंट्रोल रखेगा। और प्राइस एक तरीके से शुगर है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप देख लीजिए तो ये एक मार्केट जो है जिस तरीके से भाव बहुत ज़्यादा गया, तो वो तो आप एक तरीके से एक डायबिटिक बॉडी को और ज़्यादा आप शुगर खिलाएंगे तो उसका निगेटिव ही इम्पैक्ट होने वाला है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है डेवलपर बॉडी के लिए कि टू रिस्ट्रेन, टू रिमेन इन डिसिप्लिन, और इस हाउसिंग सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटी इसको फुलफिल करें, इसको काउंटर ना करें। तो भाव जो है वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आएगा। तो जो अगर गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए हैं वो इंसेंटिव को यूज़ करें इस रियल एस्टेट मार्केट को ग्रो करने के लिए, रेदर देन भाव पे स्पेकुलेट करने के लिए। बिल्कुल। इतने एनेबलर्स आ गए हैं जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं, तो ये भी हमने देखा है कि अभी रिसेंट 1-2 महीने में, 3 महीने में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी इसी कैटेगरी में, यानी जो अफोर्डेबल कैटेगरी है उसमें लॉन्च हुए हैं। बड़े नाम भी अब उसमें आ रहे हैं, अगर ठीक है उनके पोर्टफोलियो में दूसरी चीजें होंगी लेकिन वो अफोर्डेबल के नाम पे भी। तो क्या ये चेक एंड बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब जितने ज्यादा माल आएगा, जितनी ज्यादा सप्लाई आएगी तो फिर प्राइसेस अपने आप ही कंट्रोल में रहेगी? ये तो है ही। देखिए पहले भी हम इस बात पर जोर डालते थे कि अफोर्डेबल में नहीं बन रहा है, इसके लिए अकेला बिल्डर या अकेली कोई एक एजेंसी दोषी नहीं है। जब तक इसके सारे पार्ट्स अपनी जगह पर नहीं होंगे, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंशियल पार्ट, अगर वो अपनी जगह पे ठीक से नहीं फिट होगा तो बाकी भी नहीं फिट हो पाएंगे। जैसे ही हमने देखा कि ये सारी चीजें होने लगी, फंड्स अवेलेबल होने लगे, रेगुलेशन आने लगी, तो बिल्डर्स के लिए तो वो सेक्टर हमेशा अच्छा होता है जहां पर सबसे ज्यादा सेल्स हों। तो मार्जिन भी उसी में उनकी बनती हैं। अगर कम मार्जिन है तो भी वॉल्यूम्स के थ्रू रिकवर होता है। तो चूंकि ये हो रहा है, इसलिए बिल्डर्स का तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगा इसमें आके काम करने का। सिर्फ एक चीज है जिसको लेके सावधान रहना होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग सबसे बड़ा जो इनपुट है लैंड, उस पर बहुत डिपेंडेंट होती है। अगर आपकी लैंड अननेचुरली हाई कॉस्ट की बन गई तो फिर आप अफोर्डेबल बनाना आपके लिए, अगर आपकी लैंड ही मान लीजिए कि 10 लाख 20 लाख की है तो आप कैसे 30 लाख का मकान बना के मुंबई में अगर हम देखें और जिस इलाके में हम बैठे हैं इस वक्त, लोअर पर, तो यहाँ संभव नहीं रह जाता। संभव ही नहीं है, क्योंकि आपकी लैंड इतनी महंगी आएगी कि आप उसमें 300 स्क्वायर फीट का घर भी नहीं बना सकते 1 करोड़ से नीचे। तो इसलिए अगर आप उस लैंड के प्रेशर को कम कर देंगे तो अपने आप अफोर्डेबल आपका अच्छी तरह स्प्रेड आउट होगा। वरना आपको फिर वही हो जाएगा कि आप नेरल, करजत, खोपोली और रासायनी में जाके बनाइए, जहां पर कि 10 साल बाद लोग रहने जाएंगे, अभी शायद खरीद लेंगे, तो फिर आप एक इन्वेस्टर मार्केट क्रिएट करने लग जाएंगे, जो हमने ग्रेटर नोएडा में देखा था। तो इन्वेस्टर मार्केट ना क्रिएट करें, लैंड का प्रेशर आप अच्छी तरह बैलेंस में रखें, तो अफोर्डेबल इन सब जगह पे बनेगा। बिल्डर्स को मैं इसलिए मानता हूं कि वो बिल्कुल इस काम को करना चाहेंगे, उन्हें तो दिखना चाहिए कि इसको करने में मुनाफा है, तो वो जरूर करेंगे। दो चीजें बड़ी, अब हाँ, चूंकि अब समय का क्योंकि कंस्ट्रेंट है थोड़ा, आप समाप्ति की तरफ आ गए हैं, तो मैं आप दोनों से ही एक सवाल पूछना चाहूंगा जो हर फोरम में हर जगह उठता था और उसका जवाब इस बार शायद अलग होगा। वो ये कि क्या अब घर खरीदने का सही वक्त आ गया? मतलब अब बहुत सारे लोगों ने तो फैसला लेना शुरू कर दिया, तभी ये नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिनको भी थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन है या कुछ और चीज सोच रहे हैं, तो क्या अब लेना चाहिए घर? पंकज जी। बिल्कुल, सारे इनेबलर्स हैं। अगर आप घर आप खुद के रहने के लिए ले रहे हैं तो आप ज़रूर लीजिए। इन्वेस्टर्स को मैं ज़रूर कहूँगा कि टू रिफ्रेन, क्योंकि ये 3 साल तक भाव बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो जितने भी एंड यूज़र है उसके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। अगर वो घर आज वो ख़रीद रहे हैं जहाँ पे, वहाँ जाके रहे, और उसके लिए बस ये थोड़ी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर दें कि वो इंटरेक्ट करें उसकी लाइफ को, उनके वर्किंग स्पेस को, और स्कूल एजुकेशंस और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बढ़िया टाइम है, अपॉर्चुन टाइम मैं इसको बोलूँगा। राइट, अरविंद जी आपकी राय? नो बेटर टाइम देन नाउ, मैं कहूँगा अभी सबसे अच्छा टाइम है, आप ज़रूर करिए। इन्होंने कहा इन्वेस्टर्स को थोड़ा बचना चाहिए। मैं समझता हूँ इन्वेस्टर्स भी अगर इन सब चीज़ों को समझ के करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अंधाधुंध जो इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, 10-15 साल सोचें, 20 साल सोचें। बिल्कुल, अगर आप 10 साल का होराइजन रखते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आज इन्वेस्ट जरूर करें। तो नो बेटर टाइम देन नाउ, मैं तो यही कहता हूँ। राइट, तो कंक्लूजन यही है कि बिक्री बढ़ रही है। ये खबर हो सकता है कि ऐसी खबरें हमने बहुत लंबे वक्त से नहीं सुनी थी, इसलिए अजीब लगे, लेकिन ये है कि क्यों बढ़ रही है बिक्री, जब ये देखते हैं
तो अब बहुत आसान हुआ है। सरकार के जो कदम है और तमाम चीजें जो फोर्सेज उन्होंने एक साथ इकट्ठे किए हैं, चाहे उसमें आप सस्ता लोन कह लें, चाहे PMAY जैसी योजनाएं कह लें, चाहे बिल्डर्स को जो सहूलियत दी गई जिसकी वजह से वो अब प्रेरित हुए हैं कि छोटे घर बनाए या अफोर्डेबल घर बनाए, तमाम ये जो फैक्टर्स एक साथ इकट्ठे हुए हैं उनसे अब बिक्री का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने आखिरी में कहा कि ये सही वक्त आया है घर खरीदने का, आपकी जेब के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से अब चीजें बाजार में मिलने लगी है। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ये नंबर बढ़े, लेकिन इस तरीके से बढ़े जिसमें आपका फायदा हो और उसमें से उस नंबर में एक घर आपका भी आ चुका हो। तो फिलहाल आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Focus. Ideate. Innovate. Enable.